शिक्षा में समाज की का दायित्व। शिक्षा में समाज का निम्न तरह से दायित्व बनते हैं। समाज का ये पहला दायित्व है कि शिक्षा पर नियंत्रण। शिक्षा पर नियंत्रण जिस तरह से वो जिस तरह के व्यक्ति को निर्माण करना चाहता है, जिस तरह के व्यक्ति का वो समाज में वो नवनिर्माण के लिए सोच रहा है, उस शिक्षा के माध्यम पर नियंत्रण होगा, तभी वो उस तरह की चीजों को निर्माण कर पाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि शिक्षा पर उसका नियंत्रण हो। ये प्रायः प्रत्येक समाज में वहाँ की जो गवर्नमेंट है या उस संस्था के जो प्रमुख हैं या उस समाज के जो भी वरिष्ठ हैं, तो उस शिक्षा पर नियंत्रण उसका होता है, उस समाज का नियंत्रण होता है। आगे है शिक्षा में समाज के दायित्व में विद्यालय पर नियंत्रण। जिस समाज का जो विद्यालय है उस पर वहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा विद्यालय पर नियंत्रण होता है और पूरी उनके देख रेख में पूरा विद्यालय संचालित होता है। क्या कार्यकलाप करनी है, किस तरह से विद्यालय को आगे बढ़ाना है, ये सारी चीजें उनके देखरेख में होती हैं। तीसरा पॉइंट है शिक्षा के औपचारिक साधनों की व्यवस्था। शिक्षा के लिए औपचारिक साधनों की व्यवस्था के लिए ये जरूरी है कि समाज शिक्षा के केवल स्कूल के अंदर तक ही देने वाली शिक्षा न उपलब्ध कराए, अर्थात जो समाज में चल रही हैं, समाज की घटनाएं, समाज में आने वाली समस्याएं, समाज में जो जो दूसरे तरह के साधन हैं, जैसे आपके संचार का माध्यम है, पेपर है, ये सारी चीजें औपचारिक साधन स्कूल जो है उसके अलावा अनौपचारिक साधनों के माध्यम से मेले में सांस्कृतिक रूप से ये सारी जो शिक्षा है, उन शिक्षा के द्वारा जो प्राप्त करने के जो साधन हैं, वो भी शिक्षा के लिए समाज का दायित्व है कि इस तरह का चीजों का आयोजन करे, ताकि बच्चे भी उससे सीखते हैं, सांस्कृतिक चीजें सीखेंगे, आदर्श मूल्यों को सीखेंगे। तो ये जरूरी है कि औपचारिक साधनों की व्यवस्था हो। चौथा है धन सामग्री की सहायता और उसके विकासोन्मुख ले जाना। शिक्षा के लिए जरूरी है कि समाज एक प्रॉपर रूप से धन की व्यवस्था करे। धन आर्थिक रूप से जब तक सहायता नहीं होगी तब तक उसे किसी भी तरह से आगे बढ़ाना आज के वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है। धन से ही, आर्थिक साधन से ही उनसे सामग्री की सहायता होती है और वो विकास जो है स्कूल का या उस स्कूल के साथ उस समाज की जो शिक्षा है, उस शिक्षा का जो विकास है वो आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। तो ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि समाज में जो शिक्षा में जो समाज का जो दायित्व है वो ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहायता, धन सामग्री की सहायता करते रहें। अगला है शिक्षा में समाज का ये दायित्व है कि शिक्षक और विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के अनुभव। समाज का ये दायित्व है कि शिक्षा में जो वास्तविक ज्ञान है, टीचर जो है स्टूडेंट्स को वास्तविक जीवन से समस्याओं से रूबरू कराए और उसके अंदर एक समस्या से लड़ने के लिए सबल प्रदान करने वाली शिक्षा दे, ताकि आने वाले जीवन में जो उसे वास्तविकता की जो कठिनाइयां हैं वास्तविक जीवन की, उसे फेस करना है, उससे फेस करने के लिए पहले से उसमें थोड़े थोड़े अनुभवों के लिए ये जरूरी है कि समाज के जो चीजें हैं उनको शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए वास्तविक जीवन में अनुभव करवाए, ताकि आने वाले जीवन में और अच्छा वो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए ठीक ढंग से हो सके शिक्षा के माध्यम से। इस चीज के लिए समाज का ही ये दायित्व है कि उनके वास्तविक जीवन का अनुभव करवाए। नए विचार, आदर्श मूल्य एवं सामाजिकरण के प्रभाव। शिक्षा में समाज का ये दायित्व है कि नए जो विचार समाज के हैं उनको नए विचारों को, एक आदर्शों को, मूल्यों को किस तरह से डेवलप करना है, वो शिक्षा के माध्यम से। वो समाज का ये दायित्व है कि जिस समाज में है, जिस समाज की शिक्षा के लिए कर रहे हैं, उनके नए आदर्शों, मूल्यों को वो समाहित करें, ताकि समाज में जो उसका प्रभाव आए वो सामाजिकरण जो है ढंग से हो, कुसामाजिक न हो सके। इसलिए ये जरूरी है कि समाज का ये दायित्व है कि अपने नए विचार, अपने नए आदर्शों, मूल्यों को
समाजीकरण के प्रभाव में अपना योगदान दे। आगे है शिक्षकों के सम्मान एवं सुविधा। समाज का ये दायित्व है कि जो शिक्षक वर्ग हैं, शिक्षकों को एक सम्मान दृष्टि से रखें, सम्मान रखते हुए उनको सुविधा प्रोवाइड करें, ताकि शिक्षक भी उस शिक्षा को और ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से निर्वाहित कर अपने कार्यों को निर्वहन कर सके। ये समाज का दायित्व है कि शिक्षक को सम्मान दे, सुविधा प्रोवाइड करें। विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाना। विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने का अर्थ ये है कि जो विद्यार्थियों में क्वालिटीज हैं उनके मनोबल हमेशा उच्च करें, ताकि जो वो काम कर रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस आए, वो किस तरह से बच्चे के अंदर डेवलप हो, प्रत्येक कार्य के प्रति उसे शाबाशी या अच्छे कामों के प्रति शाबाशी या कुछ प्रोत्साहन दें, ताकि उसका विद्यार्थी का मनोबल जो है थोड़ा उच्च हो और अपने आने वाली समस्याओं को वो दृढ़ता से प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। आगे है भावी समाज की संकल्पना। भावी समाज की संकल्पना प्रायः ये देखा जाता है कि जो समाज है वो अपने फ्यूचर प्लान को देखता है कि समाज की कैसे डेवलपमेंट करें। अब अपने भारतवर्ष को ही ले लीजिए, भारतीय संविधान में जो निहित प्रजातांत्रिक जीवन शैली के आधार पर जो रखी गई हैं, वो भारतीय समाज की जो संकल्पना की गई है वो इस तरह से है। पहला है जनतंत्र। जनतंत्र जो ऐसे जो जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाई गई है, जनता खुद ही स्वयं चुनकर बनाई है, ऐसी एक पद्धति है यहाँ जनतंत्र। और दूसरा है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें समाहित हैं। स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जनतंत्र में स्वतंत्रता है कि वो अपनी बातों को, अपने मूल भावों को रख सके, एक रिप्रेजेंट करे। हाँ, इस स्वतंत्रता की ये लिमिट ये नहीं है कि दूसरे की स्वतंत्रता भंग करे, अपनी स्वतंत्रता में रहे, स्वतंत्रता में रहकर वो अपनी बात, मूल भावों को कह सकता है। तो ये जनतंत्र की एक क्वालिटीज के रूप में है, ताकि समाज में व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से अपने भावों को, विचारों को रख सकता है। जनतंत्र में एक समानता का भी गुण है कि प्रत्येक व्यक्ति, हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में विभिन्न तरह के लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, मध्यम कैटेगरी के लोग हैं। तो इन सभी लोगों के लिए जो शिक्षा की जो बात है वो सभी को सामान्य रूप से मिले, ऐसी समान भाव रखना, किसी भी वर्ग के हों, वर्ग लिंग के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव ना करें, सभी को समानता के दृष्टि से रखते हुए उन्हें हम शिक्षा का एक भाव जागृत करें, ताकि हमारी जो समाज की संकल्पना ऐसी बने जो शिक्षा का समान भाव उत्पन्न हो। भ्रातृत्व यानी हम उनके अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति जो भाव डेवलप हो वो अच्छे भाव हो, अहिंसा का भाव हो, उनके प्रति सौहार्द का भाव हो, उनके प्रति प्रेम का भाव हो। तो इस भावों को डेवलप करने से जो भाव डेवलप होगा, जनतात्मक जीवन शैली का जो निर्माण होगा, वो शिक्षा को बढ़ावा देगा। भावी समाज की ऐसी संकल्पना की गई जिससे कि शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। अगला पॉइंट है समाजवाद। समाजवाद में ये विशेष तौर से देखा गया कि यहाँ पर कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, सभी लोगों को समाज में जो है बराबर दृष्टिकोण से देखते हुए इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो अल्पसंख्यक जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको क्या है कि विशेष तौर से प्रावधान दिए जाएं, ताकि वो शिक्षा में जुड़ सके। और जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तो भावी समाज की जो संकल्पना है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो इस तरह के समाजवाद को भी ध्यान में रखा गया है कि सबको ये हक मिल सके, शिक्षा का भाव मिल सके, ये चीजें रखी गई हैं। अगला है धर्मनिरपेक्षता। हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में विभिन्न तरह के धर्म जाति के लोग रहते हैं और प्रत्येक धर्म की अपनी संस्कृति, कल्चर, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन प्रत्येक धर्म एक धर्म की शिक्षा न दे करके सभी धर्मों के विशेष तौर से सभी धर्मों की जो अच्छाइयाँ हैं, क्वालिटीज के साथ साथ जो आदर्श मूल्य हैं
उनको व्यवहारिक ज्ञान में लाया जाए। इस तरह से धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा समाज निर्माण किया गया कि किसी एक धर्म का ही प्रचार प्रसार न करके, उनके अवगुणों को समाहित न करके, केवल गुणों को ही समाहित करके, सभी धर्मों के गुणों को समाहित कर एक धर्मनिरपेक्ष भाव का जो समाज की कल्पना है, वो शिक्षा उसी मूल्यों के आधार पर समाहित की गई। तो इस तरह से एक भावी समाज की एक अच्छी संकल्पना है जो शिक्षा के विकास में है। अगला है लोक कल्याणकारी समाज। एक ऐसा लोक कल्याणकारी समाज की निर्माण के लिए रखा जाए ताकि ये जो समाज का जो डेवलपमेंट हो, किस तरीके से सभी लोगों का, समाज के सभी वर्गों के लोगों का किस तरह से डेवलपमेंट हो, क्या क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो भावी समाज की संकल्पना में ये भी रखा गया है ताकि ये इस शिक्षा के माध्यम से भावी समाज की संकल्पना जो रखी गई है, ये शिक्षा में काफ़ी एक योगदान देता है। और शिक्षा के लिए, शिक्षा के माध्यम से समाज का जो निर्माण होता है, इन दोनों के सहयोग से ये शिक्षा डेवलप होती है, बढ़ती है। इस तरह देखे गए हैं। अगला है जनतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास हेतु शैक्षिक प्रयास। जनतांत्रिक दृष्टिकोण को लिए जो शैक्षिक प्रयास किए गए हैं वो निम्न तरह से हैं। शैक्षिक प्रशासन एवं विद्यालय व्यवस्था का जनतांत्रिकरण। इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो शैक्षिक प्रशासन है, जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन, जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहा है, जो कर रहे हैं, उनको ये ध्यान में रखना है कि विद्यालय की व्यवस्था एक कैसे डेमोक्रेटिक रूप से आगे बढ़े, किस तरह से सुचारू रूप से हो, उसका किस तरह से कहते हैं कि अफसरशाही ना हो और अपना मोनोपोली ना चले, किसी तरह का रूढ़ापन व्यवहार ना हो। तो वो एक चीज जो देखी जाती है कि शिक्षा प्रशासन के लिए जो क्वालिटीज हो, जो मैनेजमेंट हो, वो मैनेजमेंट अच्छा मैनेजमेंट हो ताकि विद्यालय की व्यवस्था का जो जनतांत्रिकरण हो वो ठीक ढंग से हो सके। इसे शैक्षिक प्रयास के रूप में देखा जाता है। इसे शिक्षा के माध्यम से सुधारा भी जाता है। दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया का जनतांत्रिकरण। जो आपके शिक्षण प्रक्रिया है, टीचिंग प्रोसेस जो है, वो डेवलपमेंट का जो प्रक्रिया है, वो सारी चीजें प्रजातांत्रिक हों। कैसे? जैसे स्कूल में जो प्रक्रिया सिखाई जाए वो सभी के लिए एक समान भाव से रखें, सभी के लिए किसी को कम या ज्यादा का ये नहीं करें, किसी तरह का भेदभाव न रखें, सहानुभूति, प्रेम पूर्वक, सौहार्दपूर्ण ढंग से सभी, कोई बच्चा ये न डर फील करे, न ही जरूरत से ऐसी ढील दें कि जरूरत से ज्यादा वो दंड हो। यानी शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक सैद्धांतिक पद्धति से ठीक ढंग से चल सके और शिक्षा का विकास हो सके, इस चीज का ध्यान दिया जाता है। तीसरा है पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं का उपयुक्त चयन एवं क्रियान्वयन। यानी जो हम कैरिकुलम बनाएं, जो कैरिकुलम में जो एक्टिविटीज रखें, को कैरिकुलम एक्टिविटीज जो रखें, वो हमें जो चुनाव करने हैं वो सही ढंग से करें कि हमें हमारे समाज के लिए जो प्रजातांत्रिक गुणों को देखते हुए हैं उनका हम चयन करें, फिर उनको कैसे क्रियान्वयन करें, वो शिक्षा में किस तरह से लागू हो। और हम इस तरह से देखते हैं कि जनतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास के लिए एक शैक्षिक प्रयास जो है अच्छा है, अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ये विशेष तौर से शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है सर, धन्यवाद।